हिंद दोस्तों, देखिए सीडीएस के इंग्लिश पेपर में ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस करके क्वेश्चन आते हैं। ओके, इसका 2 सेट होता है और 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे ये सेक्शन सबसे ज़्यादा इजी होता है और इसके लिए मैंने वीडियोस भी कुछ आपको प्रोवाइड करवाई थी। अगर आपने उसे देखा होता या फिर अगर आपको ये टेक्निक पता है कि कैसे किया जाता है तो पर क्वेश्चन में 10-20 सेकेंड या हार्डली 30 सेकेंड लगते हैं। ये जो टॉपिक होता है इंग्लिश के पेपर के अंदर, ये सबसे ईजिली सॉल्व हो जाता है। तो आइए फिर करते हैं क्वेश्चंस को वन बाय वन और देखते हैं टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए क्वेश्चन में 4 सेक्शन होंगे, PQRS आपको अरेंज करना है इन्हें सही ऑर्डर में। तो अगर सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपको क्वेश्चन नहीं पढ़नी है। ओके, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको, सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जहाँ पे एक ही लेटर स्टार्टिंग में है, कौन सा, Q। बाकी में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे Q को। मोर देन 90% चांसेस है कि आंसर हमारा या तो A होगा या फिर B। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताए हुए हैं ऑलरेडी। तो Q से स्टार्ट करेंगे तो Q में क्या है, रूबिडियम इज यूज्ड। ओके, रूबिडियम का इस्तेमाल होता है। उसके बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास, Q के बाद या तो हम P में चले आए या फिर Q के बाद S में। तो अगर हम Q के बाद S में आते हैं, रूबिडियम इज यूज्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। रूबिडियम इस्तेमाल होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, लेकिन यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। यहाँ पे तो इन या फिर रूबिडियम इज यूज्ड इन या रूबिडियम इज यूज्ड ऑफ कुछ कोई कनेक्टर नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग एस के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, Q के बाद P आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन A है। कैसे हमने एलिमिनेट किया, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सेंटेंस लें, इट इज़ यूज्ड व्हीकल, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टर हमें यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल या इट इज़ यूज्ड एज अ व्हीकल। आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बट एक बार जब आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत कम वक्त लगता है। इसके बाद एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम लोग तसल्ली के लिए। तो QPSR पे जाते हैं। सबसे पहला रूबिडियम इज यूज्ड, उसके बाद दूसरा है हमारे पास P यानी रूबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स। आगे देखिए, विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, QPSR। सबसे पहला है रूबिडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ, यानी रूबिडियम का इस्तेमाल होता है फिलामेंट्स में। किसके फिलामेंट्स में, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के फिलामेंट्स में। विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको, और यहाँ पे आंसर है QPSR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He urged so many times to get involved. Who has left his mark? This is the final word of an educational philosopher on a world in which. ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्टली ऑप्शंस में आने हैं। और 2 ऑप्शंस यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो R से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी सेम लेटर से स्टार्ट हो रहा है, A और D। तो हम लोग B और C को अभी नहीं चेक करेंगे, पहले A और D को चेक करेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है दिस इज द फाइनल वर्ड ऑफ एन एजुकेशनल फिलोसोफर, यानी एक फाइनल वर्ड है एजुकेशनल फिलोसोफर का। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ें तो R के बाद S लेना चाहिए या Q। तो ये एक फाइनल वर्ड है एजुकेशनल फिलोसोफर का। हु हैज़ लेफ्ट हिज मार्क होना चाहिए, या फिर R के बाद अगर हम S देखें, ऑन अ वर्ल्ड इन विच। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें तो R के बाद Q ज़्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिलोसोफर का फाइनल वर्ड है। हु हैज़ लेफ्ट हिज मार्क, यानी जिसने अपने निशान छोड़े हैं। कहाँ पे, तो ऑन अ वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप देखें तो R के बाद Q और Q के बाद S एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ऑन अ वर्ल्ड इन विच, ऐसी दुनिया में जहाँ पे ही अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। ओके, ये हिंदी वाला अर्ज नहीं है कि अर्ज किया है, जब शायरी मुशायरे में पहले बोलते हैं। अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट। और एक वर्ड बहुत अच्छा भी मुझे ध्यान में आ रहा है, बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, वो होता है बिसीच, BESEECH। रिक्वेस्ट का मतलब भी होता है बिसीच, ये आपको ध्यान रखना है, विनती करना। तो ऑन अ वर्ल्ड इन विच ही अर्ज सो मेनी टू गेट इन्वॉल्व, यानी इस दुनिया में जिसमें उसने बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो इन्वॉल्व रहें, टू गेट इन्वॉल्व। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन D, RQSP। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो R के बाद S में कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, और 2 ऑप्शंस तो ऐसे ही 90% केसेस में एलिमिनेट हो ही जाने हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और द अपोजिट वेयर यू से वन थिंग। इस तरह से अगेन हमें 4 सेंटेंसेस के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 लेटर रिपीट करे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो D अलग है, B अलग है। यहाँ पे 2 ही ऐसा मिल रहा है, A और C, जो R से स्टार्ट है। तो R लेटर से स्टार्ट है, सबसे पहले R को पढ़ेंगे। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी आयरनी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। और आगे देखते हैं फिर क्या है, R के बाद S के साथ हमें जाना है या फिर Q के साथ। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच वाइल यू मीन एनदर। उसके बाद है वेयर यू से वन थिंग और द अपोजिट। कोई तुक नहीं बैठ रहा, ये गलत है। और अगर हम C को चेक करें तो आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है,
वेयर यू से वन थिंग, जहाँ पे आप एक चीज़ कहते हो, वाइल यू मीन अनदर और द ऑपोजिट, यानी जहाँ पे आपका मतलब होता है अनदर और या फिर ऑपोजिट। तो आयरनी का मतलब आपको पता होना चाहिए। आयरनी का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो आयरनी का मतलब होता है व्यंग। तो बहुत बार व्यंग जो होता है वो इस पर्पस में यूज किया जाता है जहाँ पे आप कुछ और बोलते हो लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल करके आता है। तो अगर आपको इंग्लिश के वर्ड की मीनिंग भी पता है तो भी आप काफ़ी आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हो। तो आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। वाइल यू मीन इसके बाद अगर हम लोग देखें आर के बाद क्यू, आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है। वेयर यू से वन थिंग, जहाँ पे आप एक चीज़ कहते हो। वाइल यू मीन अनदर थिंग, यानी जहाँ पे आपका अर्थ होता है अनदर थिंग या फिर उसका ऑपोजिट। ओके, तो ये होता है इसका मतलब। तो अगेन ये लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अगर आप सोचे तो इस तरह से काफ़ी आसानी तक आंसर तक पहुंचा जा सकता है। अगला देखिए, अगेन वही करेंगे, ऑप्शन से सबसे पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ए और डी ही आर से स्टार्ट है। तो सबसे पहले आर देखेंगे। आर में कहा गया है द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम। ओके, आर के बाद चेक करेंगे द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम के बाद अगर हम लोग एस में जाते हैं द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, दो अलग अलग बातें हैं और दो अलग अलग बातें जोड़ने के लिए कोई ना कोई कनेक्टर चाहिए। तो ये हो गया गलत, हमारा आंसर निकल कर क्या गया डी। फिर भी एक बार कंफर्म होने के लिए पढ़ लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन द मिडल ईस्ट हैज चेंज्ड, यानी जो पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई मिडिल ईस्ट में, हैज चेंज्ड बदल दिया है। कि क्या बदल दिया है? द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसने बदल दिया है पूरे लोगों के जीवन के स्तर को पूरी दुनिया में। बहुत लॉजिकल है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देख रहे हैं ये मुझे बताने में वक्त लग रहा है, अदरवाइज दो ऑप्शन हटाने में 2 सेकंड और बाकी के 4 से 5 सेकंड पूरा कंफर्म करने में, तो 10 से 20 सेकंड हार्डली लगते हैं। और ये आपको हर हाल में अटेम्प्ट करके आने हैं और 10 में से 10 करने का टारगेट रखना है, या मिनिमम 9 तो होने ही चाहिए। इससे कम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। इन क्वेश्चंस में अगर आप गलतियां करते हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ये सबसे ईजी सेक्शन है। अगला देखिए, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी द केमल यूजेस फैट इन द डेजर्ट। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, दो ऑप्शंस को यहाँ से देखेंगे कि कौन से यहाँ पे हट रहे हैं। तो हमारे पास बचेगा ए और बी। तो क्यू के बाद अगर हम लोग आर को पढ़ें या फिर पी को पढ़ें तो देखते हैं कौन सा लॉजिकल बनता है। द केमल यूजेस फैट, सबसे पहले ए को ही पढ़ते हैं। द केमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी केमल फैट का इस्तेमाल करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी, अपने लंबी जर्नी के दौरान। इन द डेजर्ट, डेजर्ट में। तो बहुत सही सेंटेंस है ये, तो हमने दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। द केमल यूजेस फैट इन द डेजर्ट, ओके, ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। उल्टा पुल्टा लग रहा है। सबसे पहले बता दिया कि केमल फैट का यूज करते हैं डेजर्ट में उसके बाद बताया गया ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लॉन्ग जर्नी में सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं निकल करके आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह के ऑर्डरिंग में जब आप कंफ्यूज हो जाए तो बस आपको ये सोचना है द केमल यूजेस फैट इन द डेजर्ट होगा या फिर द केमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। केमल फैट का यूज करते हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में या फिर केमल फैट करते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में फैट यूज करना क्यों, बाकी जगहों पे नहीं कर सकते? बहुत इलॉजिकल है। तो बहुत बार आपको मीनिंग तक भी पहुंचना पड़ेगा अपने आंसर को बहुत ही कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ें द केमल यूजेस फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी केमल फैट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के स्रोत के रूप में। इसके बाद अगर आप आगे पढ़ें ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग जर्नी, अपनी लॉन्ग जर्नी के दौरान इन द डेजर्ट, काफ़ी आसानी से और काफ़ी लॉजिकली बिल्कुल ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट द बिगिनिंग। अच्छा, इस तरह से हमें दिए गए। अगेन दो ऑप्शन देखेंगे तो QSRP है और QPSR है। सबसे पहले इन दोनों को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि दो ही ऐसे ऑप्शन हैं जो कि क्यू से स्टार्ट है, बाकी दोनों को अभी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। पहले ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो ऑप्शन में आ रहे तो दो ही होंगे, बट 99% केसेस में इन्हीं दो में से आंसर होता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्यू में क्या कहा गया, द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स। ओके, यानी जो शुरुआत है और जो अंतिम के लाइन्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो मस्ट सपोर्ट इन द मेन पार्ट। ओके, क्यू के बाद एस आना चाहिए या फिर पी, पढ़ लेते हैं। अगर क्यू के बाद हम लोग एस के साथ चलें तो द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स और द इवेंट्स। अच्छा, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट, यानी जो बिगिनिंग है और जो कंक्लूडिंग लाइन है या फिर इवेंट्स हैं ये जो कि स्टोरी में डिस्क्राइब किए गए हैं, मस्ट सपोर्ट करने चाहिए मेन पार्ट को। अगेन ये उल्टा पुल्टा लग रहा है, हम लोग दूसरा भी पढ़ लेते हैं QPSR, यानी एक बिल्कुल फ्लो में चलना चाहिए सेंटेंस। जरा भी मतलब ये आपको नहीं लगना चाहिए बीच में सेंटेंस टूट रहा है, कोई और सेंटेंस आ रहा है। सेंटेंस जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो हमेशा ऐसा होगा कि एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ करके लिखा जाएगा। तो अगर आप सेकेंड ऑप्शन बी को चेक करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग द बिगिनिंग एंड द कंक्लूडिंग लाइन्स, यानी शुरुआत और जो अंतिम के लाइन्स है। ओके, इसके बाद आगे देखिए मस्ट सपोर्ट द मेन पार्ट,
यानी जो शुरुआत है और जो अंतिम के लाइंस हैं वो मेन पार्ट को सपोर्ट करने चाहिए, और द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी, या तो ये मेन पार्ट को सपोर्ट करने चाहिए या फिर जो कहानी में घटनाएं हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जो कि कहानी में वर्णित है, डिस्क्राइब्ड है। तो बिल्कुल सही बात है, एक किसी भी स्टोरी में जो आपका प्रारंभ का लाइंस है और जो अंतिम का लाइंस है ये किसे सपोर्ट करना चाहिए, मेन पार्ट को, या फिर बताइए, या फिर इवेंट्स को, जो आपको घटनाएं दिए गए हैं। तो ये सही लगता है लॉजिकली, इस वजह से ये बी करेक्ट है। तो बहुत बार आप दो ऑप्शन में फंस जाएंगे और ये यूपीएससी में बहुत बार देखा गया, इवन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, जीएस में भी, जब आपको लगेगा दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में इवन ग्रामर भी आपको कुछ भी रटना नहीं। जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे, इवन मैं एक रूल भी आपको ग्रामर का याद करने के लिए नहीं दूंगा, कभी नहीं। इवन मैथ्स में भी मैंने कभी कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं दिया, बल्कि लॉजिकली मैं उसे प्रूव कर दूंगा। जब एक बार आप लॉजिकली उस चीज़ को प्रूव कर लेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब मैं ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें कितनी आसानी से होती जा रही हैं। अगला सवाल देखिए, इज बीइंग सिस्टमेटिकली डैमेज्ड आवर ब्यूटीफुल। ओके, अगेन सबसे पहले ऑप्शंस पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखें तो आर पी क्यू एस, अच्छा हर बार सारे कुछ अलग अलग दिए गए, तो सारा अलग है तो हम लोग डायरेक्टली फिर यहाँ से चेक करेंगे। ईद से कोई सेंटेंस स्टार्ट होना मुश्किल है जब तक कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ना हो, तो ये हमारा कट गया। तो आंसर में हम लोग पी को एलिमिनेट कर देंगे। अगला देखते हैं, आवर ब्यूटीफुल रिवर, हाँ ये हो सकता है। बाय से अगेन सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता जब तक कि वो अलग टाइप का अगर वो बनाना चाह रहा है तो बन सकता है, बट बाय से जनरली नहीं स्टार्ट होगा, तो इसे भी पहले नेग्लेक्ट करेंगे। तो उसके बाद दूसरा चेक करते हैं, चैनल्ड इनटू रिवर, ये तो सरासर गलत है। सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, आवर ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम, यानी हमारा खूबसूरत सा जो रिवराइन इकोसिस्टम है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्यू के बाद ऑप्शन से चलना है हमेशा, आपको मैं हमेशा कह रहा हूँ ऑप्शन से चलना है। ऑप्शंस आपके आंसर को काफ़ी जल्दी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। आंसर तक तो बहुत लोग पहुँच जाएंगे, बट द थिंग इज 1 मिनट 2 मिनट नहीं है आपके पास एक सवाल के लिए। आवर ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम इज बीइंग सिस्टमेटिकली डैमेज्ड बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन चैनल्ड इनटू रिवर। कितना आसान लग रहा है और कितना बिल्कुल सटीक लग रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। हमारा ब्यूटीफुल रिवराइन इकोसिस्टम जो है इज बीइंग सिस्टमेटिकली डैमेज, इसे बिल्कुल सिस्टम के तरीके से सिस्टमेटिकली बर्बाद किया गया है बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के द्वारा, जो कि रिवर में चैनल्ड है। चैनल्ड का मतलब जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रिवर के अंदर डाल दिया जा रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आई होप ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं लॉजिकली, और जब एक बार हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये चीज़ें अदर मेथड से भी, दूसरे बहुत बार ग्रामर के कुछ वर्ड्स हैं या वोकेब के कुछ वर्ड्स हैं या ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, वो भी काफ़ी आसानी से हेल्प करते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे पहले ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो क्यू है, एस है, फिर आर है। तो सबसे पहले आर और क्यू को एलिमिनेट करेंगे और हम लोग एस को चेक करेंगे, क्योंकि दो लेटर जो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी दो या लेटर यहाँ पे स्टार्ट होंगे सबसे पहले उन्हें ही चेक किया जाएगा। तो बी को चेक करते हैं, फिर सी को चेक करेंगे। एस से स्टार्ट करना है, एस पी आर क्यू में जाना। ओके, द टेलीविज़न स्क्रीन इज चैलेंजिंग, यानी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो चैलेंजिंग है। द फिल्म इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स रेडी अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस टू द व्यूअर, यानी जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो चैलेंजिंग। तो जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो चैलेंज कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री को। क्यों चैलेंज कर रहा है टेलीविज़न स्क्रीन फिल्म इंडस्ट्री को? बिकॉज ऑफ इट्स रेडी अवेलेबिलिटी, यानी ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल है। कौन आसानी से अवेलेबल है? टीवी स्क्रीन, फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले। और इसके अलावा नियरनेस टू द व्यूअर के नियरनेस के कारण भी। तो बिल्कुल सही है ये। आप अगर इन चीज़ों के अर्थ को समझते हैं कि ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है तो काफ़ी आसानी से आप इसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन चैलेंज कर रहा है, किसे चैलेंज कर रहा है? फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहा है, यानी टेलीविज़न स्क्रीन इज चैलेंजिंग द फिल्म इंडस्ट्री। क्यों चैलेंज कर रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स रेडी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से अवेलेबल है। और इसके अलावा एक और रीज़न है, व्यूअर के नियरनेस के कारण भी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, अगर आप पढ़ भी लें, द टेलीविजन स्क्रीन इज चैलेंजिंग नियरनेस टू द व्यूअर्स, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। चैलेंजिंग के बाद कुछ आना चाहिए कि किसे चैलेंज कर रहा है, डायरेक्टली नियरनेस टू द व्यूअर। गलत है ये, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखिए 39 नंबर। तो दो कौन से हट रहे हैं? पी वाला और पी वाला। तो हमारे पास अच्छा दो ऐसे हैं ना, तो पी को भी चेक करना पड़ेगा और क्यू को भी। ओके, तो यानी हम डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो दे बिल्ट एन आर्टिफिशियल, देखिए दे से सेंटेंस नहीं स्टार्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है ये आपको पता नहीं है। ओके, अगर पहले कुछ बता दिया जाए कि प्लूरल है, उसके आगे चल के किस तरह का प्रोनाउन यूज होगा, तो फिर ये चीज़ें बता दी जाएंगी आपको ऑलरेडी।
तो ये हम लोग पहले चेक नहीं करेंगे। और मेक्स एथिकल जजमेंट ये भी चेक नहीं करेंगे। दैट लाइक दैट से भी स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस जनरली, एरर केस में हो भी सकता है बट जनरली स्टार्ट नहीं होता, तो हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। रिसर्चर्स से दैट क्या कहते हैं, दे बिल्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ओके, तो क्यू के बाद अगर आप यहाँ ऑप्शन से भी चलें तो सबसे पहले क्यू के बाद हमें पी चेक करना है, यानी रिसर्चर कहते हैं कि दे बिल्ट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया है दैट लाइक ह्यूमंस। यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान रखिए, दैट लाइक ह्यूमंस मेक्स एथिकल जजमेंट, यानी वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाया है जो कि दैट लाइक ह्यूमंस मेक एथिकल जजमेंट, यानी वो ह्यूमन जो कि वो एथिकल जजमेंट्स को दे सकता है जिस तरह से ह्यूमंस देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये, इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की बात हो रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगर आप आर को चेक करें, क्यू के बाद आर को, रिसर्चर से दैट मेक्स एथिकल जजमेंट, यानी रिसर्चर कहते हैं कि मेक्स एथिकल जजमेंट, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, कोई यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही, तो एक ही ऑप्शन बचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे सब कुछ अलग है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन से। ही इज़ अ फूल, इट इज़ दैट अदर थिंग्स इंटेलिजेंटली, इट इज़ नॉट दैट ही डज नॉट थिंक। ओके, तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है तो पी से स्टार्ट कर लेते हैं। ही इज़ अ फूल, इट इज़ दैट, पी के बाद एक ही ऑप्शन में एस है, यानी इट इज़ दैट ही डज नॉट थिंक। ही इज़ अ फूल, इट इज़ दैट ही डज नॉट थिंक। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद क्यों बताया गया, अदर थिंग्स इंटेलिजेंटली, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ नॉट दैट से कहाँ से सेंटेंस एंड होगा, ये तो पूरा कंप्लीट ही नहीं कर रहे, फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इट इज़ नॉट दैट, यानी ऐसा नहीं है कि। ही डज नॉट थिंक, ओके, आर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आर पी फिर एस फिर क्यू। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ अ फूल, ऐसा नहीं है वह मूर्ख है। आपको तुरंत पता चलने लगेगा, अच्छा ऐसे ऐसे सेंटेंस चलेगा। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ फूल, ऐसा नहीं है वह मूर्ख है। इट इज़ दैट, यह ऐसा है कि, एस में जाना है ना। इट इज़ दैट ही डज नॉट थिंक, वह नहीं सोचता है, क्या नहीं सोचता है, अदर थिंग्स इंटेलिजेंटली, यानी उसे ऐसा नहीं लगता है कि बाकी लोग समझदारी से, बाकी लोग बुद्धिमानी से सोचते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, आर पी एस क्यू। दोबारा समझ लीजिए, ऐसा नहीं है इट इज़ नॉट दैट ही इज़ अ फूल, ऐसा नहीं कि वह एक मूर्ख है। इट इज़ दैट ऐसा है, ही डज नॉट थिंक, उसे ऐसा लगता है, अदर थिंग्स इंटेलिजेंटली, कि बाकी लोग यहाँ पे इंटेलिजेंटली सोचते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बाकी अगर आप देखेंगे तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया। अदर से सेंटेंस जनरली स्टार्ट नहीं होगा, अगर होगा भी तो एंड में, अगर आप देखें तो एंड में यहाँ पे ऐसा वर्ड आ जाएगा जो सेंटेंस को गलत कर देगा, जैसे पी में दैट है, और दैट से सेंटेंस कैसे ऐड हो सकता है, और दैट से सेंटेंस कैसे एंड हो सकता है। तो ये हमारे 10 सवाल थे, और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी चाहिए इसी तरह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे खुद ही, दिमाग को खुला रखिए हमेशा इस तरह के सवालों को करने में। कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना, और आपको माइंड बिल्कुल काम रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में देखिए प्रेशर की सिचुएशन होती है, और इससे आप आसानी से जिन अर्थों को समझ सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस काफ़ी लंबा होता है तो समझने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालेंगे, और अगर आप इंग्लिश किताबों, इंग्लिश अखबारों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो आप काफ़ी आसानी से लंबे लंबे सेंटेंस को समझ पाएंगे। और ये सारा खेल समझने का है, जितनी जल्दी आप इन सेंटेंसेस के अर्थ समझ जाएंगे, उतना जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और कुछ तो टिप्स ट्रिक्स आप देख ही रहे हैं कि हाँ, 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट करना है, कभी भी सेंटेंस नहीं पढ़ना, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाने के बाद अगेन ऑप्शन के थ्रू ही चलना है, अदरवाइज फिर कैसे हम लोग आंसर यहाँ पे पुट कर पाएंगे कि कौन सा सही जाएगा कौन सा नहीं। ओके, तो ये सब कुछ बातें थी, और इससे पहले मैंने एक दो वीडियोज़ और बनाई है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस पर, आप इंग्लिश प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।